सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम में जो आने वाले जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। आज के हमारे प्रश्न हैं जो 2014 से लेके अभी तक जो भी प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं और जो आने की पूरी संभावना है वो प्रश्न लिए हैं मैंने इसके अंदर। जैसे अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, तो इससे संबंधित प्रश्न बनता है यहाँ पे। मैं बता दूं आपको कि अम्लों के रासायनिक गुणधर्म, इसके ऊपर प्रश्न आया हुआ है। अब कौन सा आएगा ये हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे गुणधर्म, एक गुणधर्म के बारे में, सबके बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरली आपको क्या ध्यान रखना है इसके अंदर कि भाई अम्ल और क्षार जैसे कि धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं, है ना। ये तो ये पहला गुणधर्म हो जाएगा इसका। जैसे कि यहाँ दे रखा है, जैसे देख सकते हो आप कि अम्ल क्षार धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, यानी अम्ल क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आप सभी जानते हुए, है ना। जैसे दे रखा है यहाँ पे यहाँ पे अम्ल क्षार आपस में अम्ल क्षार क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये फार्मूला आपको याद रखना है। और दूसरा, जैसे अम्ल है तो अम्ल कोई सा भी ले लेते हैं अपन, जैसे यहाँ पे आपकी किताब में दे रखा वही ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिया, यहाँ पे तनु सल्फ्यूरिक H2SO4 लिया। क्या लिया, H2SO4। इसके अंदर H2SO4 प्लस जिंक, यानी जिंक तो धातु हो गई और ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। इसकी क्रिया इससे की तो क्या बने, जब यहाँ से बनेगी, ये दोनों क्रिया करेंगे आपस में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे जो यहाँ से प्रकट होंगे। तो यहाँ पर जब हम मोमबत्ती ले जाएंगे तो फटफट क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे इस अभिक्रिया में हो क्या रहा है, तो आप देख सकते तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की क्रिया जब जिंक से की गई, है ना, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, है ना। और पहले में जिंक के कुछ दाने टुकड़े लिए और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म किया, तो वो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल था, H2SO4 था। यहाँ पे मैं NaOH ले रहा हूँ, तो यहाँ पर भी, यहाँ पे सोडियम जिंकेट बनेगा और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है H2, हम लिख सकते हैं जैसे कि H2SO4, है ना, प्लस यहाँ पे किससे क्रिया की हमने, जिंक से की, तो जिंक SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक SO प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, यानी ये बन जाएगा यहाँ पे जिंक SO4 और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल। वहाँ पे अगर यहाँ पे हम अम्लों से क्रिया करा दें, किससे करा दें, जैसे मान लो यहाँ पे ये अम्लों से होगी, अब NaOH से करवा देते हैं हम, क्षार है ये NaOH, इससे करवा देते हैं। तो इससे करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे सोडियम जिंकेट NaOH बनेगा, NaOH जिंक प्लस हाइड्रोजन गैस। ये तो यहाँ पर भी वही बन रहा है, ये लवण बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। तो ये समीकरणें आपको दिमाग में रखनी है क्योंकि आएगा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न। दूसरा है वहाँ से डायरेक्ट भी आ सकता है, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है कि अम्ल धातु क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, है ना ये, और क्षार धातु क्रिया करके भी लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब देख सकते हैं आप, लवण किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के निकलने से ये पता चलता है कि अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाती है जिसे लवण कहते हैं। तो ये याद रखना है इसकी फार्मूला। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया कैसे करते हैं। तो यहाँ पे धातु कार्बोनेट क्रिया करेगा, देख सकते सोडियम कार्बोनेट है, ये अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो ये किसके साथ कर रहा है, ये भी अम्ल के साथ क्रिया कर, दोनों की अम्लों के साथ अभिक्रिया दर्शा रखी है यहाँ पे। ये धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट दोनों क्रिया अम्लों से दर्शा रखी, और क्या बना, दोनों में लवण बना NaCl, और क्या निकला, जल अणु बना और CO2 गैस निकली। तो दोनों में सेम रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर आप फार्मूला याद रखना ये वाला कि भैया जब भी क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो याद रखना सोडियम जब इसकी क्रिया की जाएगी तो ये वाली इक्वेशन आपको याद रखनी है कि धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करके लवण व कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई भी धातु कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके क्या बनाती है, तो आपको लिखना पड़ेगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड व जल। ये क्योंकि समीकरण पूछे नहीं पूछे, लेकिन ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो पहला गुणधर्म तो वही हो गया, पहला मैं अभी बताया था वो। दूसरा ये हो जाएगा, ये जो मैं गोला घुमा रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, ये गुणधर्म है इसका मेन। नेक्स्ट है अम्ल क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आपको ये उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं, तो आपको याद क्या रखना है, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके
लवण व जल बनाते हैं। ये वाला आपको याद रखना है, अम्ल क्षार आपस में क्रिया करके लवण जल बनाते हैं। इसका फार्मूला भी देख सकते हो, ये कर रखा देखो, NaOH प्लस ACl NaCl प्लस जल, ये बना है ना यहाँ पर। नेक्स्ट है, बताइए मैंने आपको क्या क्या बताया। देखो, अम्ल धातु से क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस बनाती है, एक तो ये याद रखना आपको, एक तो ये वाला आपको याद रखना है। नंबर 2 आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, आपको नंबर 2 पे ये याद रखना है ना कि धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये क्या करते हैं, ये जो है आप ध्यान रख सकते हो इसके अंदर, धातु कार्बोनेट ये लवण व कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाते हैं, एक ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है, एक ये वाला याद रखना है आपको, यहाँ अभी बताया ना मैंने, एक बार 3 बताया ना, ये है। तो एक तो ये हो गया, ये लवण हाइड्रोजन वाला, और दूसरा ये हो गया है ना, और तीसरा ये हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, और तीसरा ये हो गया, ये 4 बार अम्लों से क्रिया करेंगे, ये वाला हो तीसरा, ये इसकी फार्मूला याद रखना, अम्ल क्षार आपस में लवण जल बनाते हैं, क्षार क्रिया करेंगे। तो ये 3 इसके गुणधर्म बताए, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तीनों में से एक पूछा जाता है इसमें, अभी डायरेक्ट पूछता है कि क्या, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछे तो भी आ गया इसके अंदर, ये है ना, तो ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट है ये पीएच स्केल आपको याद रखना है। पीएच स्केल में क्या होता है ना, 0 से 14 तक इसमें अंकन होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये पीएच स्केल में क्या होता है, तो आप अच्छे से देखो इसको कि बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई क्षारीय प्रकृति, यानी ये 0 है, H प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और OH यहाँ पे कम हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 कहाँ होगा, ये 0, 7 और 14, तो 0 का मतलब है अम्लता ज़्यादा है। जैसे जैसे हम संख्या बढ़ेगी अम्लता कम होगी, ये जैसे समझ सकते हैं अपन यहाँ पे, जैसे मैं 1 लिख दूँ या 2 लिख दूँ या 3 लिख दूँ, अम्लता क्या हो रही, कम हो रही है ना, यहाँ कम हो रही है ना, ये अम्लता कम हो रही है। और जैसे 8, 9, 10 लिख दो तो ये और अम्लता कम हो, 14 में बहुत कम अम्ल होता है। लेकिन इधर से देखिए हम यूँ जा रहा है तो यहाँ पे क्षारीयता ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे इधर आ रहे हैं तो अम्लता क्षारीयता कम हो रही है ना। तो ये दोनों में समझ सकते हो आप, ये इसके लिए याद रखना, इससे आप सवाल कर सकते हो बहुत सारे। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ दे रखा है कि लार खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, बहुत सारी कंडीशन दे रही कि लार की बहुत सारी कंडीशन दे रखी हैं। इसमें खाना खाने से पहले क्या स्थिति है, खाना खाने के बाद क्या स्थिति है। तो देखो ये मैं बता दूं आपको कि लार खाने से पहले क्या स्थिति होगी इसके अंदर। तो लार का खाना खाने से जो पहले है पीएच कितना होगा, 7.4 होगा, क्योंकि उस समय मुंह के अंदर कुछ भी नहीं होगा, हल्का हरा होगा ये, है ना। पीएच पत्र अगर लेंगे उस समय तो कैसा दिखेगा, हल्का हरा दिखेगा। लगभग पीएच का मान कितना होगा, 7.4 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हरा होगा हल्का, यहाँ पे है ना, यहाँ पे हरा होगा, यहाँ 7.4 पीएच होगा, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग में रखना आप। और खाना खाने के बाद क्या होगा, तो थोड़ा सा अम्लता आएगी, खाना खाएंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, 5 पॉइंट, यहाँ 7.4 था, या 5.8 हो जाएगा, है ना। ये ऐसे पदार्थ की प्रकृति, यहाँ पे देखो आप तो थोड़ी क्षारीय है ना, और यहाँ पे कैसे हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, थोड़ी एसिडिक हो जाएगी। फिर देखो नींबू का रस का कितना होगा, तो ये तो हम जानते हैं, नींबू का रस का 2.5 होगा, है ना, और अम्ल है। और इसमें गुलाबी लाल दिखेगा अगर पीएच पत्र की बात करें तो। और रंग रहित वातित की बात करें तो, पेय की बात करें, कोई भी पेय है तो उसका कितना होगा, लगभग पेय जितने भी होते हैं लगभग 6 से 7 के बीच में होता है, कोई सा भी पेय हो, याद रखना। तो 6 होता है पेय का। गाजर का रस का कितना होगा, तो ये भी देखो लगभग क्या है, गाजर का रस हल्का नारंगी होता है, तो अम्लीय प्रकृति का होता है, कैसा होता है, तो गाजर का 4 होगा पीएच। यहाँ पे आप देख कॉफ़ी का कितना होता है, कॉफ़ी 5 पीएच होता है ना। और आप देख सकते हो यहाँ पर टमाटर का रस का कितना होता है, तो 4 पॉइंट के लगभग होता है, यहाँ पे 4। और यहाँ पे आप देख सकते हो हरे का कितना होता है, नल का जल है ना, हरा होता है पीएच पत्र। नल के जल का अगर बात करें तो 7 पीएच होता है, उदासीन होता है। NaOH का कितना होता है, तो ये तो क्षार है, 13 से 14 है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है 13 से 14। उसके बाद अपन बात करें तो HCl का तो 1 ही होता है। तो ये पीएच पत्र थोड़ा सा दिमाग में रखना, जो मैंने बताया आपको। और जिसका पीएच 6 से कम आ रहा है वो कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। जिसका पीएच 7 से ज़्यादा आ रहा है वो किसका होगा, क्षारीय प्रकृति का। तो प्रकृति लिख सकते हो आप। और पीएच पत्र में तो आपको 2 ही चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा रंग में जाना नहीं है, नीला और लाल। ज़्यादा नीला पड़ रहा मतलब क्या होगा, है ना, और ज़्यादा लाल पड़ रहा मतलब क्या होगा, अम्ल होगा। ज़्यादा नीला है, बहुत डार्क नीला है, हल्का नीला है मतलब हल्का क्षारीय है। बहुत ज़्यादा लाल है मतलब बहुत ज़्यादा अम्लीय, बहुत हल्का लाल है मतलब
कम अम्लीय, ये ध्यान रखना। तो देखो हमने लास्ट वाले में जैसे लाल है, ऊपर वाले में क्षार है, तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना कि क्षार हमेशा कैसे होते हैं, नीले होते हैं, पीएच पत्र को नीला करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो एक तो पूछा ही जाएगा। इसमें कुछ नीचे दे भी रखे कि जठर रस का कितना होता है, यानी हमारा आमाशय का 1 से 2 pH होता है, 1.2। नींबू का रस का 2.2 होता है लगभग। शुद्ध जल का कितना होता है, 7 या 7.4। रक्त का 7.4 होता है। वैसे एग्जैक्ट रक्त का कितना होता है, एग्जैक्ट रक्त की बात करें तो 7.35 होता है। ये pH होता है रक्त का, है ना। बाकी इसने 4 दे रखा है, कोई बात नहीं। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब एसिडिटी हो जाती है तो लोग पीने में यूज़ करते हैं इसको, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 pH होता है इसका। और इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है pH का मान। तो pH के मान डायरेक्ट पूछते हैं आजकल। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है कि भाई प्राकृतिक स्रोत सिरका है तो कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। प्राकृतिक स्रोत दही है इसका, है ना। अम्ल है लैक्टिक अम्ल। उसके बाद देखो संतरा है, तो संतरा कौन सा अम्ल है, तो सिट्रिक अम्ल है। नींबू होता है इसके अंदर सिट्रिक अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल तो अम्ल है सारे। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ये सारे लिखे हुए यहाँ पे, है ना। ये है ना। चींटी का डंक है तो इसमें मेथोनिक अम्ल होता है ना। और ये देख सकते हो आप, नेटल का मेथोनिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर सिट्रिक अम्ल, दूध दही के अंदर लैक्टिक अम्ल, सिरका के अंदर एसिटिक अम्ल, है ना। संतरा के अंदर सिट्रिक अम्ल। ये जो अम्ल हैं थोड़े से दिमाग में रखना है कि भाई सिरका में कौन सा अम्ल होता है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे हुए। देखिए आगे, उसके बाद आपको ये कुछ यौगिकों के गलनांक कथनांक दे रखे हैं। तो गलनांक कथनांक आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कुछ तो मैंने बताया आपको। कैसे बताया, जैसे लिथियम क्लोराइड है तो मैंने पहले ही बताया कि लिथियम और गैलियम ऐसी धातु है जो हाथ पे रखते ही पिघल जाती है, मतलब गलनांक इसका निम्न होता है ना। जैसे ये मैग्नीशियम के बारे में भी बता रखा है ना। क्लोरीन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, लिथियम और मैग्नीशियम याद रखना, है ना। आयनिक यौगिक है तो एक दूसरे में ये होते रहते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रखना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। उसके बाद हम बात करें तो कुछ यहाँ पर ये कुछ अपवाद दे रखे हैं कि भौतिक प्रकृति कैसी होती है इनकी, गलनांक कथनांक कैसा होता है, घुलनशीलता कैसी होती है आयनिक यौगिकों की, विद्युत की चालकता। तो आपको याद रखना आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, याद रखना। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म ये, तो पहला क्या है, भौतिक प्रकृति। धन ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस थोड़े कठोर होते हैं और ये यौगिक सामान्य भंगुर होते हैं, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है, इसमें देख सकते हो आप गलनांक कथनांक कैसा होगा, आयनिक यौगिकों का गलनांक कथनांक बहुत ही अधिक होता है, तभी तो वो गलनांक कथनांक ज़्यादा होता है, इसीलिए तो आराम से उसमें क्या होता है कि वो आवेग वगैरह चलते हैं तो विद्युत के सुचालक होते हैं। आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है ना। नेक्स्ट घुलनशीलता, जल में घुलनशील होते हैं, केरोसिन पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में अविलय होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम विद्युत चालकता। किसी विलयन में विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक है। जब तक गतिशील नहीं होगा तब तक आवेग नहीं चलेगा उसके अंदर। तो ये इसकी गुणधर्म है कुछ 4 जो आपको याद रखना है ना। तो इसमें जल विलय में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह आयन विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गमन करने लग जाते हैं। आगे देख सकते हो यहाँ पे अभिक्रिया धातुओं के निष्कर्षण के अंदर आप ध्यान रखना, अभिक्रियाशीलता बता रहा हूँ मैं आपको। ये सक्रियता श्रेणी, सबसे ज़्यादा विद्युत अपघट्य कार्बन के उपयोग से अपघटन, ये कुछ दे रखा है यहाँ पे। अभिक्रियाशीलता याद रखना, एग्जाम में आती है सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशीलता। आपको कुछ नहीं करना है, ये पढ़ना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करना है ये वाली ये याद रखना है आपको, ये वाला जो दे रखा है ना मैंने ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से इसका क्रम पूछा जाता है। क्रम ज़्यादा कौन है कम क्यों है ये, तो सबसे पहले कौन आएगा, पोटेशियम, है ना। सबसे पहले कौन आएगा, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, कॉपर, Ag यानी सिल्वर, Au यानी सोना, ओरम, है ना। और भी दे रखा है जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, और एक और दे रखा है आपके Au, ये वाला है ना Au। तो ये जो है आप देख सकते हो ये आपको प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं और ये कार्बन, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको कोई ध्यान नहीं रखना इतना ज़्यादा इसके अंदर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, ये अयस्क और ये वाला आप चार्ट बना के याद रख लेना। ये चार्ट क्या करता है देखो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या है देखो, ये जो चार्ट है आपको दिख रहा है ना, ये इसके अंदर देखो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर अयस्क लिखा हुआ है। अयस्क का सांद्रण होगा,
तो सांद्रण किससे होता है? जाग फलन विधि से होता है। आजकल किताबों में नहीं दे रखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। बात जाग फलन विधि से अयस्क का सांद्रण होगा। तो अयस्क क्या होता है? पहली बात तो ये, तो अयस्क आपको पता होना चाहिए कि अयस्क क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको अयस्क क्या होता है। वैसे अयस्क का मतलब जमीन से जो भी हम धातु निकालते हैं, जमीन में जो भी चीज़ें, वो क्या है? खनिज है। लेकिन जब उनका शुद्धिकरण किया जाता है और उनसे जो चीज़ें काम की निकल जाती है, वो अयस्क होता है ना। तो जैसे कि तो जमीन से खनिज निकलता है और खनिज से अयस्क उसको अलग किया जाता है। जैसे हमने सोना निकाला, तो सोना ऐसा तो है नहीं कि अंदर से सोना ही डायरेक्ट निकल जाएगा, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ होगी। तो अशुद्धियों को शुद्ध करेंगे तो फिर हमें क्या प्राप्त होगा? अयस्क प्राप्त होगा, है ना। अयस्क, फिर अयस्क का फिर सांद्रण करेंगे हम। तो इसमें 3 प्रकार से होता है। उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं, मध्य अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं और निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातु। 3 प्रकार की हमें झाग फलवन विधि जब करेंगे अयस्क को, कि कोई भी अयस्क को, तो हमें 3 प्रकार की चीज़ें प्राप्त होगी। पहला देखिए, गलित धातु का विद्युत अपघटन, और फिर यह होगा सल्फाइड का अयस्क। यहाँ पे देखो कार्बन अयस्क या सल्फाइड अयस्क, तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि भैया किसका क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आएगा उच्च अभिक्रियाशीलता वाला धातुओं का जब हम क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमें? तो गलित धातु विद्युत अपघट्य के रूप में हमें पदार्थ प्राप्त होगा। निस्तापन किसका करना पड़ेगा? भर्जन किसका करना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको कुछ ज़्यादा दिमाग में रखना नहीं, पर दिमाग में ये रखना है कि जमीन से क्या निकाले जाते हैं? खनिज, और उसके बाद अयस्क, और इसके सांद्रण के लिए, शुद्धता के लिए कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं। तो जैसे भर्जन है, जैसे कि सल्फाइड होगा, अयस्क का सांद्रण है, सल्फाइड का अयस्क का भर्जन है, ये निस्तापन है, कार्बोट का अयस्क का ये निस्तापन है ना। ये विद्युत अपघट्य विधि है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये आपको छोटा सा है, कुछ भी इसमें छोटा कुछ पूछता नहीं, आधे प्रश्न तो नहीं आया इसमें, लेकिन ये विधियाँ पूछता है। निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, ये पूछा जाता है इसमें। और ये सारणी देखो दे रखी, मैंने बता दिया आपको। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है इसके अंदर, ये यहाँ से ये जो भी दिख रहा है आपको, ये सभी धातु है। क्या है? ये धातु है। और ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे बीच में, ये क्या है? ये उपधातु है। क्या है? ये उपधातु। और ये जो है यहाँ पे अधातु है। क्या है? ये अधातु। तो सारणी के अंदर ध्यान रखना आप, ये क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। ये अधातु है। तो अधातु ये बहुत कम होती है, हमेशा ध्यान रखना। अधातु क्या होती है? बहुत कम होती है। तो आपको देखो थोड़ा डायरेक्ट से दिख भी रहा है कलर से भी, कि जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, है ना। ये जो ये साइड में दे रहे थोड़ा हल्के कलर में, ये सब क्या है? अधातु है। थोड़ा सा बता रहा हूँ इसे, बाकी दिमाग में रखना ये। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कि भाई ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें एनर्जी कैसे प्राप्त होती है। यहाँ पे ये चार्ट बता रखा है, इस चार्ट को पूछा गया एग्जाम में। चार्ट डायरेक्ट देता है एग्जाम में और डायरेक्ट पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करता है, ये सब चीज़ें दे रखी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लूकोज, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है। और यहाँ पर ये ग्लूकोज से कोशिका द्रव के अंदर क्या बना? पायरुविक एसिड बन गया। और पायरुविक एसिड जब टूटेगा तो यीस्ट के अंदर क्या होगा? हमारी पेशियों में क्या होगा और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? तीनों कंडीशन बता रखी है। तो ये एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखना। तो क्या पूछा जाता है इसके अंदर? ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे ईस्ट के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्रिया होगी, इथेनॉल व कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। और ऑक्सीजन के अभाव में क्रिया होगी पेशियों के अंदर, तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनता है। जब हम कहते हैं ना दर्द कर रही पेशियाँ, जब हम ऐसे अंगूठे से ऐसे कट कट बुलवाते आवाज़, ये हम शरीर की ये कटी, ये जो हमारे जो कट कट आवाज़ आ रही, ये लैक्टिक अम्ल जम जाता है। तो हमारे पेशियों के मध्य में ये इस प्रकार से, तो फिर क्या होता है? दर्द करते हैं, ज़्यादा हो जाता है। कमर में जैसे ज़्यादा दर्द करता है तो लैक्टिक अम्ल ज़्यादा बन जाता है, कहते हैं खट्टी चीज़ें कम खाओ, है ना। इसके बाद हम देख सकते हैं कि ग्लूकोज का पायरुवेट बनता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है, सबसे ज़्यादा यही होती है। तो ये आपको एक जनरली प्रोसेस है जो आपको याद रखना है। ये 3 ही प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ये वाली ईस्ट के अंदर होती है, ये वाली पेशियों में होती है, और ये वाली हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इतना सारा मैंने बताया आपको। अब मानव मस्तिष्क के बारे में मैं यहाँ से कल बताऊँगा आपको।